नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसिस वोरा आरएलटी कॉलेज अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 11वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे पाठ तत्सत। लेखक ने अनेक पेड़ों के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर वन नामक जो जानवर है उसे वो लोग नहीं जानते हैं। तो पहले के वीडियो में हमने देखा बड़ का पेड़, शीशम का पेड़ और बबूल का पेड़ ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। इतने में सभी एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुमने वन नामक जानवर जंतु को देखा है या वन नामक जानवर को देखा है या उस डरावने वन को जानते हो क्या। इस प्रकार की बातचीत चालू है। इतने में उन लोगों को ऐसा लगता है कि बांस से पूछना चाहिए, घास से पूछना चाहिए, तो उन लोगों को भी उनकी बातचीत में शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर मैं पढ़ने जा रही हूँ बड़ दादा और बांस बाबू की बातचीत चालू है। यहाँ पर बड़ ने कहा, वंश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ भरे होते तो झुकना जानते। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि बांस का पेड़ जो होता है वो सीधा होता है, उसमें पत्तियां कम होती है, वो घने नहीं होते हैं, सीधे के सीधे होते हैं। इसलिए बड़ दादा कहते हैं कि वंश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ भरे हुए होते तो झुकना जानते। भरा हुआ जो पेड़ रहता है, पत्तियों से भरा हुआ पेड़, टहनियों से भरा हुआ पेड़ रहता है, तो वो झुक जाता है वजन के कारण। तो इसी प्रकार बड़ दादा ने बंश बाबू से ये बात कही। बड़ दादा ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उनकी पहुंच सब कहीं है, वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती। तब सबने घास से पूछा, तू वन को जानती है। इस प्रकार बांस से पूछने के पश्चात बड़ दादा को ऐसा लगता है कि घास से इस विषय में सभी को पूछना चाहिए, क्योंकि घास ही सभी जगह फैली हुई होती है, सभी जगह व्याप्त होती है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती। तब सबने घास से पूछा, तू वन को जानती है। घास ने कहा, नहीं दादा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती, लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ, उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं, पद तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज्यादा पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से यह मालूम होता है कि कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हूँ, यहाँ से वहां तक बिछी रहती हूँ, सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं देख पहचाना। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर सभी कहते हैं कि घास से पूछना चाहिए। घास से पूछा जाता है कि क्या तुम वन को जानती हो, तो घास कहती है कि नहीं दादा, मैं उन्हें नहीं जानती, मैं तो सिर्फ लोगों की जड़ को ही जानती हूँ। उनके फल जो रहते हैं वो मुझसे ऊंचे रहते हैं, पैरों के स्पर्श से सबका परिचय मुझसे मिलते रहता है। जब मेरे सिर पर चोट ज्यादा पड़ती है, समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है कि कोई दुखियारा व्यक्ति जा रहा है और कोई भारी भरकम व्यक्ति जाता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि यह उसकी ताकत का प्रमाण है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हुई यहाँ से वहां तक बिछी रहती हूँ, सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने कभी नहीं देखा है। इस प्रकार घास अपनी बात कहती है। दादा ने कहा, कुछ नहीं बतला सकती। घास ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया। वाग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके और बड़ दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से और कैसे जाना जाए। तो इस प्रकार घास भी नहीं बतला पाती कुछ भी। तब फिर से वही समस्या पैदा हो जाती है। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया। वाग्मी वंश बाबू भी कुछ नहीं बता सके और बड़दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे, पर किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से और कैसे जाना जाए। इतने में पशुराज वहां आए। बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सी भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो, एक बात तो बताओ भाई।
शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा, दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो? बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? बताओ वह कैसा होता है। तो ठीक वही जो समस्या थी शेर के सामने भी रखी गई कि क्या तुम वन को जानते हो? तो बड़ दादा ने कहा कि हमने सुना है कि कोई वन होता है जो आसपास होता है और बहुत ही भयानक होता है, और सिंह से कहते हैं कि तुम सबको जीत चुके हो, तो क्या उससे तुम्हारा कभी मुकाबला हुआ है? शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वह वन जो अभी मैं उसे चीड़ फाड़ कर न रख दूं। मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है? बड़ दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ है। तो इस प्रकार शेर भी जो है वो भी यही बात कहता है कि मेरे सामने लाओ और उसका मुकाबला कराओ, मैं उसे चीर फाड़ कर रख दूंगा। शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था? मैं अभी दहाड़ देता हूँ। हो अगर वन तो आए सामने, खुली चुनौती है, या वह है या मैं हूँ। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने वह तुमुल घोर गर्जन किया कि दिशाएं कांपने लगी। क्या हुआ? शेर ने कहा कि यदि मेरे सामने आया होता तो वह जीवित नहीं बचा होता, और मैं अब भी ऐसी दहाड़ मारता हूँ और उसको खुली चुनौती देता हूँ कि या तो आज वह जिंदा रहेगा या मैं रहूंगा। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने खूब भयंकर गर्जना किया, आवाज किया कि उसकी आवाज से चारों दशाएं कपकपाने लगी। बड़दादा के देह के पत्र खड़खड़ करने लगे। शेर की आवाज को सुनकर बड़दादा के जो शरीर के पत्ते जो थे वो खड़खड़ की आवाज करने लगे। उनके शरीर के कोटर में वास करते हुए शावक ची 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 की आवाज कर उठे। अर्थात बड़दादा के कोटर में अर्थात जो छोटे छोटे छेद थे और जहां पर शावक पक्षियों के शावक जो थे वहां निवास करने वाले, वो चींची की आवाज कर उठे। चहु ओर जैसे आंतक भर उठा। चहु का अर्थ होता है चारों ओर, जैसे आंतक भर गया। शेर की आवाज से चारों तरफ एक डरावना या भयानक वातावरण भर गया। पर वह गर्जना गूंज बनकर रह गई। हुंकार का उत्तर कोई नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है और वह आस पास रहता है? आप सब निर्भय रहिए कि वन कोई नहीं है, कहीं नहीं है, मैं हूं। तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। जब कोई हुंकार का या सिंह की आवाज का कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो सिंह ने बड़े ही गर्व के साथ कहा कि तुमने यह कैसे जान लिया कि कोई वन नामक कोई वस्तु है और वह आसपास ही रहता है? आप सबको निर्भय रहना चाहिए। वन नामक वस्तु कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, और मेरे रहते किसी को डरना नहीं चाहिए। बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है, मुझे यहाँ सदियां हो गई है। वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप हो तब कोई और क्या होगा? पर वे दो शाख पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यहाँ मेरी छां में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम है होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज्यादा जानते हैं। तब बड़दादा ने सिंह से कहा कि आपकी बात सही है, मुझे यहाँ रहते रहते सदियां बीत चुकी है। अगर वन नामक कोई होता तो यहाँ पर अवश्य मुझे दिखाई देता था, परंतु दो शाख पर चलने वाले अर्थात दो पैरों पर चलने वाले जो जीव है, जो आदमी होते हैं, वे आदमी मेरी छांव में बैठकर उस वन नामक डरावने जीव की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ अर्थात जिनकी कोई जड़ नहीं होते हैं, ये आदमी हमसे कुछ ज्यादा ही जानते हैं। सिंह ने कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ, उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वह चालाक जीव है। उसको मुंह मार कर खा लो तब तो वह अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात बात में धोखा है, उसकी बात बात में धोखा है। ऐसा सिंह ने कहा कि आदमी नामक जो है उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं उसको खाना पसंद करता हूँ। उसका मांस बहुत मुलायम होता है, लेकिन आदमी एक चालाक जीव है, उसको यदि मुंह मारकर खा लो तब तो वह ठीक है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी बात बात में धोखा है। बड़दादा तो चुप रहे कि लेकिन औरों ने कहा कि सिंह राज, तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिप कर रहते हैं, वे मुंह नहीं दिखाते,
वन भी शायद छिप कर रहता हो, तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहता है, ऐसी भेद की बातें उससे ही पूछनी चाहिए। रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इससे हम बेचारे क्या जाने। सिंह से भी जानने की कोशिश की गई, लेकिन सिंह से को भी कुछ पता नहीं है। घास से भी ये बात जानने की कोशिश की गई, लेकिन घास भी कुछ नहीं बता पाती है। इसी प्रकार बांस को भी उनकी बातचीत में शामिल किया जाता है, लेकिन बांस बांस भी इस बात से अनभिज्ञ है कि वन नामक जानवर या वन नामक वस्तु कौन है। तो बड़दादा तो चुप रहते हैं, लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज, और मतलब जो पेड़ पौधे थे, जो पेड़ उस बातचीत में शामिल थे, उन्होंने कहा कि सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिप कर रहते हैं, वे मुंह नहीं दिखाते, और हो सकता है कि वन भी शायद छिप कर रहता हो। तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है, और जो सांप धरती में मुंह गड़ा कर रहता है, उससे ही भेद की बातें या रहस्य की बातें उससे ही पूछनी चाहिए। वही सभी रहस्यों की बात जानता है, और हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए हम बहुत सी बातों से अनभिज्ञ होते हैं। शेर ने कहा, जो मैं कहता हूँ वही सच है, उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई डर न करो। कैसा सांप, क्या मुझसे कोई ज्यादा जानता है? बड़दादा सुनकर कुछ भी नहीं बोले, औरों ने कुछ नहीं कहा। बबूल के कांटे जरूर उस वक्त तन कर कुछ उठ आए थे, लेकिन फिर भी बबूल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। अंत में जम्हाई लेकर मंथर गति से शिव वहां से चला गया। शिव की बातों को सुनकर सभी डर जाते हैं और उसकी बात का विरोध करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। और बहुत देर तक रुके रहने के बाद अम, मंथर गति से अर्थात धीमी गति से शिव वहां से चले जाता है, और आगे की बातचीत उनकी कंटिन्यू होती है। भाग्य की बात कि सांझ का झुटपुटा होते होते घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह के नागराज। बबूल की निगाह तीखी थी, झट से बोला, दादा, ओ बड़दादा, यह जा रहे हैं सर्पराज, यानी ज्ञानी जीव है। मेरा तो मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है? आप पूछो तो जरा कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है? सांझ होते होते घास में से चमकीले देह के नागराज दिख जाते हैं, और बबूल का जो पेड़ है वो उसे देख लेता है। उसकी निगाह तीखी होती है तो वो देख लेता है उसको, और बड़दादा को आवाज देता है कि बड़दादा, ओ बड़दादा, देखो वो जा रहे हैं सरफराज, और वो बहुत ही ज्ञानी जीव है, और आप पूछो कि वन का ठौर ठिकाना कहाँ है, क्या उन्होंने वन को देखा है? बड़दादा शाम से ही मौन हो रहते हैं, यह उनकी पुरानी आदत है। परदादा की एक ही आदत है कि साँझ होते ही वो मौन हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं, और बबुल की बात को सुनकर वो कहते हैं, संध्या आ रही है, इस समय वाचालता नहीं चाहिए, शाम का समय हो रहा है, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। बबूल झक्की ठहरे, बोले, बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपक कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती है। वर्ण देखिए ना कैसा चमकता है, यह सर्प अतिशय श्याम है, इससे उतने ही ज्ञानी होंगे, अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। बबूल का जो पेड़ है वो इस बात को नहीं मानता है कि शाम का समय हो गया है, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। बबूल का पेड़ बोलता है कि बड़दादा, सांप जो है वो धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें इन पर पड़ती है, यानी काफी कठिनाई से हम सांपों को देख पाते हैं। वर्ण देखिए ना कैसा चमकता है, सांप का जो वर्ण है, रंग है, वो देखिए कैसा चमकता है। यह सर्प अतिशय श्याम है, सांवले रंग का है, इससे उतनी ही ज्ञानी होंगे, अर्थात उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें छिपी होंगी, या बहुत सी रहस्यों को, वन के रहस्यों को जानता होगा। अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। बड़दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोककर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है? सांप ने आश्चर्य कहा, किसका वास? वह कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं है नहीं। बड़दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, उस तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहां जरा छिद्र हो वहां तुम्हारा प्रवेश है, टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है।
टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है। तो बड़दादा ने यह कहना चाहा कि वन सांप ने कहा वह फर्जी है, यह कहकर वह आगे बढ़ गए। सांप ने कहा मैं धरती के सारे गर्त को जानता हूँ, वहां ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताऊं, तुम नहीं समझोगे तुम्हारा वन। लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वह कोई बनावटी सतह की चीज है। मेरी वैसे ऊपरी और उथली उथली बातों से वास्ता नहीं रहता है। सांप कहता है कि मैं धरती के अंदर की सभी बातों को जानता हूँ, वहां के ज्ञान की खान है। लेकिन अब तुमको मैं क्या बताऊं उनके बारे में, तुम नहीं समझोगे। तो तुम्हारा मन तो कहाँ रहता है, ऊपरी चीजों में रहता है, और उन बनावटी चीजों के बारे में मैं उतना जानता नहीं हूँ। बड़दादा ने कहना चाहा कि तो वन सांप ने कहा वह फर्जी है, यह कहकर वह आगे बढ़ गया। तो विद्यार्थी मित्रों मित्रों आज के लिए बस इतना ही काफी। अगले पीरियड में हम इसका आखिरी भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।